आप लोग ये बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर आप झेल पा रहे हैं कि नहीं झेल पा रहे हैं? क्यों? तुमको कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छा, गुड। अगर आप कहते कि आप नहीं झेल पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ये काम छोड़ दो, क्योंकि अब उसमें झेलने ना झेलने का क्या है, करना ही है बच्चों। अच्छा, एक तो मैं एक और बात बताएं, जैसे क्या होता है कि जैसे मैं अगर से उतना ही बताऊं जितना आपके स्कूल में आना है, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपका यहाँ आने का कोई सेंस नहीं बनता है, या मेरे पढ़ाने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, और सब तरफ से वो अंडर यूटिलाइजेशन है, आपके भी स्किल्स का और मेरे भी स्किल्स का। तो आपको एक अच्छे लेवल तक पढ़ने के लिए मन से एक रेडी होना ही चाहिए कि आप यहाँ आए तो आपको एकदम फुल फ्लेज्ड, जो मैक्सिमम पॉसिबल है वैसा कंटेंट आपके पास रहे, है ना, जिसको आप पढ़ के। और फिर मैं बता भी देता हूँ कि फिर आपके लिए ऑप्शनल भी है, जैसे मैंने बता दिया, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं इसका तुम्हारे स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक का। स्कूल तक कहाँ पर है? पोलर फॉर्म तक ही है बस स्कूल में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई ज्योमेट्री वगैरह नहीं है। चलो बच्चों, लोकस का एक और प्रॉब्लम करते हैं, और प्रयास ये करना है कि हम एक ओरली उसका आंसर सोचें कि क्या आंसर हो सकता है। बिना लिखा पढ़े ये सोच लें कि सर इसका आंसर ऐसे होगा, मतलब कोई कैलकुलेशन किए बगैर ही हम इस बात को सोच सकें कि ऐसे आंसर होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख रहे हैं, z -3 + i है बच्चों, और नीचे है z + 2 - 3i, लाइक दिस। और इसमें लिखा है कि ये लेस देन 1 है, से लाइक दिस। इसका ऐसे गिवन इंफॉर्मेशन है, और इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि लोकस ऑफ z क्या होगा, है ना। हमें क्या बताना है? z का लोकस बताना है क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। तो जब इसकी सॉल्यूशन की बात आएगी, तो जब इस लोकस के सॉल्यूशन की बात आएगी, तो इसका जब सॉल्यूशन आप करिएगा तो आप कैसे करेंगे? तो पहले तो आप इसको इस तरह से लिख लें, z1 - z2 के फॉर्म में। तो 3 माइनस को बाहर करने से ये अंदर 3 - i हो जाएगा, और यहां बाहर माइनस कर देंगे तो आपका -2 + 3i हो जाएगा, लाइक दिस। और इसकी मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम, ऐसे। अच्छा, फिर क्या है कि नीचे वाला भाई ओवरऑल मॉड है, तो आप ओवरऑल मॉड को 2 हिस्सों में बांट सकते हो। तो आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कभी भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, एक है z2, तो यू कैन डू लाइक दिस कि इसको z -3 - i कर दीजिए, और नीचे जो है वो z -2 + 3i कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। अब चूंकि नीचे मॉडुलस है, मीन्स स्ट्रिक्टली नेगेटिव तो है नहीं, और जीरो भी ऑफ कोर्स नहीं होगा चूंकि नीचे है। तो चूंकि मॉड है तो पॉजिटिव ही है, तो उसको जो है सामने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमारा ये जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, z -3 - i इज लेस देन मॉड ऑफ z -2 + 3i, ऐसे। अब इसको यूज करके लोकस बताना है। हमें बताना है कि z का लोकस क्या है। तो z का लोकस आप कैसे बताएंगे? देखो, सीखो।
तो अगर आप डिस्टेंस से सोचें, आप ऐसे सोचें कि ये जो है z और 3 माइनस आई के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो है z और -2 + 3i के बीच का डिस्टेंस है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है से z1, और ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं z2। बच्चों एकदम बहुत संभल के देखें। तो जैसे हमने z1 को आर्गन प्लेन पे लिखा, तो z1 को आर्गन प्लेन पे लिखेंगे तो पॉइंट फॉर्म में वो 3, -1 बनेगा। रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है -1। फिर अगर हम z2 को आर्गन प्लेन पे देखें तो वो पॉइंट फॉर्म में -2, 3 बनेगा। तो z1 से z2 को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं z1 z2 सेगमेंट का। दिस इज 90 डिग्री। सो दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम क्या करते हैं, z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं। अब सीखो, देखो ये देखो कि अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कहीं भी एक z ले लें, एनीवेयर, कहीं भी एक z ले लें, मान लीजिए यहां पर आपने z ले लिया, तो क्या होगा कि इस z से z1 की जो डिस्टेंस है और जो z2 की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी, mod ऑफ z माइनस z2, और ये डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी, mod ऑफ z माइनस z1। सो बोथ दीज डिस्टेंसेस आर एग्जैक्टली सेम। तो अगर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं पर भी एक पॉइंट है, तो दोनों डिस्टेंसेस एग्जैक्टली कैसी है, आइडेंटिकल। लेकिन अब बात है कि साहब हमें आइडेंटिकल तो करना नहीं है, हमें करना ये है कि ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए z1 से, और z2 से डिस्टेंस लें तो वो बड़ी आनी चाहिए। तो अब इसको कैसे सोचोगे, तो अब तुम इसको ऐसे सोचोगे, देखो ध्यान से समझो, इसको कैसे सोचोगे कि अगर मान लीजिए z इस लाइन पर ना हो के इस तरफ है, कहीं से इधर है, या मान लीजिए कहीं इधर है, मीन्स टूवर्ड्स जिस तरफ z1 है उसी तरफ z होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लेफ्ट या राइट नहीं कह सकते बच्चों, क्यों? जैसे अभी तो दिख रहा है कि लाइन के लेफ्ट में है z, बट ये तो सब आर्बिट्रेरी बनाया हुआ ना, थोड़ी ना हमने इसको एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लान करके बनाया है। तो हमने मन से कहीं भी कुछ भी पॉइंट लिख दिया, हो सकता है ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, है ना, तो हमने कुछ भी ऐसे ही लिख दिया। तो हमें ये ध्यान रखना, हमें ये सोचना होगा कि जिस तरफ z1 है लाइन के, उसी तरफ z होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो उससे क्या हो जाएगा। अब अगर तुम ऐसे z की डिस्टेंस निकालोगे z1 से, तो ये आ जाएगी, और ये क्या आएगी, z2 से डिस्टेंस। तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है mod ऑफ z माइनस z1, और ये जो डिस्टेंस है mod ऑफ z माइनस z2, तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने डिस्टेंस ड्रॉ करी है उसमें 100% क्या दिख रहा है, एक इनइक्वालिटी नजर आ रही है, लाइक दिस। ये एक इनइक्वालिटी नजर आ रही है, ये डिस्टेंस छोटी है और ये डिस्टेंस कैसी है, बड़ी। और अगर इसमें देखेंगे तो एग्जैक्टली इक्वालिटी नजर आ रही है। तो हमें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं रखना है, नहीं, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा, इसका उल्टा होता बच्चों, सोच सीखो जरा। ऐसा होता है कि z2 से डिस्टेंस कम होती और z1 से ज्यादा होती, तो फिर आप z को इस तरफ रखते हैं जिस तरफ z2 है, तो z2 से डिस्टेंस छोटी, z1 से डिस्टेंस बड़ी, तो ऐसे हो जाता। और अगर आप z को यहां लिख रहे हैं तो ये डिस्टेंस छोटी, ये डिस्टेंस बड़ी, तो ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज द इंटायर लॉजिक। अब हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे साहब, आंसर कैसे लिखेंगे? फिर z तो इस रीजन में कहीं भी हो सकता है, सोचिए।
भाई जेड तो फिर इस रीजन में यानी लाइन के जिस साइड Z1 है उसी साइड Z होना चाहिए। अब उसकी तो कोई बहुत अथाह मतलब बहुत बड़ा स्पेस है, तो उस स्पेस को सर रिप्रेजेंट कैसे किया जाए ये भी देखना होगा। तो देखो उस स्पेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताते हैं। फर्स्ट यू नोट डाउन। तो पहले तो एकदम बात एकदम क्लियर रहे कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है तो Z1 Z2 से बराबर बराबर दूरी पर है। इस तरफ है तो Z1 के नजदीक है, Z2 से डिस्टेंस ज्यादा है। और वही इस तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो Z2 के नजदीक हो जाएगा, Z1 से ज्यादा। तो इस तरह का अगर लोकस का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई प्रॉब्लम यह है कि अब Z को लिखे कैसे, तो इसके लिए फिर से आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। तो मैं एक बार उसको बताता हूं। देखो क्या स्टैंडर्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बेसिक स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर एक लाइन हमने लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है, और उस लाइन की इक्वेशन, उस लाइन के रिस्पेक्ट में हम दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक पॉइंट ए है विच इज x1 y1, एक पॉइंट बी है विच इज x2 y2। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ पड़ जाएं, और एक ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों पॉइंट लाइन के ऑपोजिट साइड पड़ जाएं, एक एक तरफ है दूसरा दूसरी तरफ है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है। जब बच्चे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो ये सब उन्हें जरूर बताया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, चूंकि अभी इसकी जरूरत पड़नी। तो दूसरी लाइन हमारी हो गई ax, मतलब वही लाइन है, इसको दो अलग अलग तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां पर पॉइंट A हो गया x1 y1 एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारा पॉइंट हो गया x2 y2। तो समझिए बच्चों, अब ये जो दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन को लिख लेते हैं। आप लोग भी देख के मजे मत लीजिए, लिखते जाइए। यहां फर्स्ट सिचुएशन में है कि बोथ पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, दोनों जो है लाइन के एक तरफ है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन है बोथ पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन। ठीक है, एक पॉइंट जिस तरफ है दूसरा उससे उल्टी तरफ है, इस तरह से पूछ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बोलती है कि आप इन पॉइंट्स को, अच्छा एक बात और, अगर कोई पॉइंट लाइन पर रहे, ये भी समझ लीजिए, तो उसको लाइन में रखने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और लाइन पे ना रहे तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कोई भी कर्व के लिए वैलिड है। तो अगर हमारा पॉइंट लाइन के बाहर है तो पहली बात तो ये है कि x की जगह x1 और y की जगह y1 लिखेंगे। ये हमने थोड़ी मुख्ता कर दी, x by लिखना चाहिए, हमने दोनों में bx लिख दिया है। लाइन में x भी होता है y भी होता है, तो उसको ठीक कर लो। हाँ, तो बात ये हो रही है कि अगर पॉइंट लाइन के दोनों सेम साइड हैं, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, अगर कोई पॉइंट लाइन पर है तो लाइन को सेटिस्फाई कर देगा, और लाइन के बाहर है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक बात तो तुम्हें यह समझ आनी चाहिए कि इस पॉइंट को लाइन में रिप्लेस करोगे तो जीरो तो कभी नहीं आएगा ये, क्योंकि बाहर है ना, लाइन पे तो है नहीं। तो या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव देगा। ठीक है, तो जब दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड होते हैं तो क्या होता है कि जब पॉइंट को लाइन में रखते हैं आप, तो दोनों पॉइंट को रखिए तो सेम साइन आता है। सेम साइन का मतलब क्या है साहब, जब पॉइंट को लाइन में रखोगे तो या तो दोनों प्लस आएंगे या तो दोनों नेगेटिव आएंगे, या तो दोनों से प्लस आएगा या तो दोनों से माइनस आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट बिकम्स पॉजिटिव।
तो ये पूरा जो सिस्टम है फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट में इस बात की एनालिसिस है कि इस बात की कंडीशन क्या है कि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पड़ते हैं। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में इस बात की एनालिसिस है कि दोनों पॉइंट लाइन के ऑपोजिट साइड पड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, ax1 by1 प्लस c ax2, यहां पर जो प्रोडक्ट है दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। यहां जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा और यहां जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो हमें बच्चों इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि लाइन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट कैसे कैसे हो सकते हैं। अच्छा, और कोई तीसरी सिचुएशन तो है नहीं भाई। अगर दोनों पॉइंट लाइन पर ही हैं तो बात अलग है, तो दोनों से जीरो ही हो जाएगा। लाइन पर नहीं है तो या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा। थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें एक हेडिंग भी लिख सकते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स। अब ये सब इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक। तो दो पॉइंट्स की पोजीशन लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, दैट वी आर लुकिंग एट। तो वो जो पोजीशन है वो दो तरह से हो सकती है, या तो दोनों कैसे हों, लाइन के सेम साइड हो। इसको भी थोड़ा अंडरलाइन कर लें बच्चों। ये सब ना पन्ना खोलते ही चमकदार अक्षरों में लिखा हो, थोड़ा सा कलरफुल अंडरलाइन हो, देखते ही चमक में आ जाए कि अच्छा ये लिखा हुआ है इस पेज में, ये है। तो जब अपना आप फाइनल रिवीजन करेंगे देन यू विल सी कि अगर आपका बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कॉपी, आप विद इन आवर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज ऑफ 2 years। मतलब बहुत बार अगर आपने पढ़ा होगा तो इट विल टेक हार्डली 3 to 4 hours टू रिवाइज ऑल चैप्टर्स ऑफ 11th and 12th ऑफ वन सब्जेक्ट। मीन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कंप्लीटली रिवाइज करना, और बहुत आराम से हो जाएगा। और किसी के साथ वो समय नहीं आ पाया, किसी को लग रहा है साहब रिवीजन करने में तो लगेगा 10 दिन, तो वो 10 लाख है, फिर रैंक पे जान लो। जिसको फाइनल रिवीजन करने में 10 दिन लग रहा है मतलब उसकी पकड़ नहीं है सब्जेक्ट पे। तो पकड़ रहेगी तो आपका 2 दिन में मात्र काम हो जाएगा, ठीक है। तो साहब ये हमने समझ लिया कि एक तरफ होने से क्या होता है और 2 तरफ होने से क्या होता है। अब बस यही जो है इसको हम यूज करने वाले हैं अपने प्रश्न में। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि Z1 और Z2 क्या क्या है, एक बार जरा मैं देख लूं। एक है 3 - i, अच्छा यहीं पे तो ठीक ही लिखा हुआ है। 3, -1 है, -2, -3 है। 3, -1 है, -2, -3 है। तो बच्चों एक काम करते हैं कि एक बार फिर से ही फोटो बना लेते हैं। तो इधर बच्चों Z1 था 3, -1 और इधर था Z2 2, -3। अच्छा Z हमें इधर कहीं लेना है इसकी तरफ, तो हमने लिख दिया x, y। अच्छा अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पहले इक्वेशन तो बताओ, तब तो कुछ आगे बात बने। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पिछली कुछ क्वेश्चंस में ऐसी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। तो जैसे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये कितना हो जाएगा, तो 3 + 2/2 दैट इज 5/2 और -1 -3 है। ये ठीक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, गड़बड़ हो गया लग रहा है। -2, 3 था ना, हाँ -2, 3 है भाई। ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है।
ये जो पॉइंट है दैट इज -2,3, तो यहाँ भी बदल जाएगा। तो भैया ये जो पॉइंट है वो -2,3 है और ये है 3,-1। अब आप जरा देखें तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से 3 और -2 मिलके हो गया 1/2 ऑफ कोर्स, और -1 और 3 है तो 2/2, तो 2/2 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट एक लाइन पर एक पॉइंट आ गया। अच्छा, फिर इसकी स्लोप, तो स्लोप कैसे निकलेगी? तो इस लाइन की स्लोप देख लो क्या है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि y2 - y1 और नीचे क्या हो जाएगा x2 - x1। तो जो स्लोप का वैल्यू आया ऊपर से आ गया बच्चों 3 और 1 4, तो ये -4/5 हो गया तुम्हारा स्लोप। अब देखिए ये भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, चूंकि अभी आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं सीखे हैं, तो अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का -1/m होता है अगर परपेंडिकुलर लाइंस है ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो अब लाइन का स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो लाइन की इक्वेशन आ जानी है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस क्वेश्चन में, उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? तो लिखोगे y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। थोड़ा कायदे से लिख लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, 10x के बाद हो जाएगा बच्चों -8y, और जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा -5 और +8, तो +3 आ गया। बच्चों ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देख लेता हूँ एक बार सही किया है कि नहीं। तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x है, और 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8y है, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8 इधर आएगा। तो हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई। अब बच्चों हमें कौन सा रीजन लेना है? हमारे काम का ये वाला पूरा रीजन, इस तरफ वाला, यानी z उस तरफ रहेगा जिस तरफ Z1 है। ये पूरा रीजन हमारे लिए आंसर है। तो हमारे पास कुछ ऐसी तरकीब है जिससे हम इसको लिख के बता सकें, सर फलानी इक्वेशन इस रीजन को रिप्रेजेंट करती है। तरकीब है, देखो कैसे। हमारे पास सब तरकीब है, बस हम जो भी सीखें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स Z and Z1 must be on same side of perpendicular bisector। ये दोनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक तरफ होने चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक तरफ होने चाहिए। तो z की जगह x, y ही रख दो। तो z की जगह x, y रख दिए, तो जैसा था वैसा ही आ गया। और z1 की जगह 3, -1 रख दीजिए। तो 3 रखे तो 30, -1 रखे तो +8 +3 > 0। तो अगर थोड़ा और सॉल्व कर लें, अब आप ये देखिए इनइक्वालिटी में आपने ये भी सीखा है कि कोई पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन पर। मतलब अगर ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इसको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो x और y में जो फाइनल रिजल्ट आता है वही ना लोकस है बच्चों। तो यहाँ से x और y में अपना फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 10x -8y +3 > 0। दिस इज द आंसर। मतलब ये जो पूरा रीजन है, ये पूरे रीजन की ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो तुम सामने देख रहे हो।
कैसे हमने सीखा? हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उस रूल का यूज़ कर लिया जो हमें ये बताता है कि दो पॉइंट अगर सेम साइड हैं, दो पॉइंट्स अगर सेम साइड हैं तो इसका मतलब क्या है? तो उससे ये रिजल्ट आ गया, यही आंसर हो गया। तो यहां लोकस कोई पाथ नहीं है, यहां लोकस पूरा रीजन है। यहां लोकस कोई पाथ नहीं है, यहां लोकस पूरा रीजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं? क्यों? कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी करो। डन? जैसे एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो आसान सा क्या है। आसान सा क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई लोकस ऑफ जेड बताना है आपको, क्या होगा? लोकस ऑफ जेड पर क्वेश्चन मार्क है और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? z माइनस 2 प्लस 3i दे रखा है 5। ये इंफॉर्मेशन है बच्चों। अगर आप ज्योमेट्री में 0/0 इट्स नो प्रॉब्लम, आप z को x प्लस आई वाई रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ज्योमेट्री में एब्सोल्युटली 0/0 है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप z को x प्लस आई वाई लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है तो आप जो है x प्लस आई वाई रखने के झंझट से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? देखो, अब जैसे भाई इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि आप लिखिए z माइनस 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 5 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पकड़ के चलिए कि ये है z1। ये क्या है भाई? ये है z1। तो बेसिकली आपका ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये है मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 5। क्या है? ये है मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 5। तो अब आपको z का लोकस पूछा है। अब मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे लोकस का मतलब क्या है। तो यू कंसीडर अ सर्कल लाइक दिस और उस सर्कल का सेंटर हो गया z1, यानी z1 कितना है जी? 2, -3। अब z क्या है? वेरिएबल है, मूविंग पॉइंट है, z तो फिक्स्ड है नहीं। तो z एक ऐसा मूविंग पॉइंट है कि इसकी z1 से जो डिस्टेंस है हमेशा 5 ही रहती है। तो z1 से हमेशा 5 यूनिट डिस्टेंस पे है ही तुम्हारा z। तो ये 5 यूनिट हो गया, ये हो गया z। तो z लाइज ओवर अ सर्कल और वो सर्कल कैसा है? उसकी रेडियस है 5 यूनिट और उसका सेंटर क्या है? z1। बस हो गया, इतना ही तो समझना है भाई। मॉड ऑफ z माइनस z1 को तुम्हें समझना पड़ेगा। मॉड का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो मॉड का मतलब हम आपको सिखा चुके हैं।
तो इसका मतलब हो गया है कि ये है डिस्टेंस किस किस के बीच में, z और z1 के बीच में। ये डिस्टेंस है किस किस के बीच में, z और z1 के बीच में। तो z और z1 के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो लोकस ऑफ z क्या लिखोगे, तो लोकस ऑफ z क्या लिखोगे, तो लिखोगे अ सर्कल, एक सर्कल विद सेंटर कितना 2, -3 और रेडियस कितनी 5 यूनिट, ऐसे। तो लोकस ऑफ z की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, तो ये भी हम लोग सीख चुके हैं ना, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो सेंटर अगर x1 y1 है तो सर्कल लिखा जाता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये है हमारे दिए हुए सर्कल का इक्वेशन, और यही हमारे लिए क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर है। डन। ऐसे करना है, ऐसे करना है बच्चों। हो गया लोकस, लोकस पता चल गया।